हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। हम चर्चा कर रहे थे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। अजमेर का जो चौहान वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सर्वप्रथम उसके संस्थापक के बारे में चर्चा की थी हमने। फिर हमने देखा था कि अजयराज ने किस प्रकार अजमेर बसाया था और उन्होंने अपने अपने अनुसार यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए थे। फिर हमने इसके अगला शासक पढ़ा था अर्णोराज जी, 1133 में आते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। फिर हमने देखा था इसके बाद में शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें प्यार से विशलदेव कहा जाता है। प्यार से किस नाम से जानते हैं? विशलदेव है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज तृतीय क्या थे? चाचा जी थे। पृथ्वीराज द्वितीय है, उनके क्या है? चाचा जी थे। पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान होने के कारण वो अपना पदभार इन्हें सौंपते हैं। सोमेश्वर है, थोड़े समय तक है सत्ता में रहते हैं और उसके बाद में ये जो है इसकी बागडोर है पृथ्वीराज तृतीय को संभालते हैं। पृथ्वीराज तृतीय इसकी बागडोर जो चौहान वंश की है आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद अजमेर के अगले शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय छोटी सी उम्र में शासक बन जाते हैं। 1177 से लेकर 1192 तक वो शासन संभालते हैं। बहुत ही छोटी उम्र में शासक बनने के कारण उनकी सनिष्का बनते हैं उनकी माँ कर्पूरी देवी। उनकी माँ क्या बनती है? सनिष्का बनती है, यानी उनकी माता जी है वो सारा कार्य देखती थी। तो इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय की नीति को अपनाया था, यानी जो आस पड़ोस में है उस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से क्या वीरता स्वीकार, या तो बातचीत करके या कोई बातचीत नहीं करना चाहता है तो उन्हें क्या है, कूट पीट कर अपनी सत्ता में शामिल करे और अपने क्षेत्र का विस्तार करे। ये कौन सी थी? दिग्विजय की नीति है। इन्हें राय फिथोरा कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय की एक उपाधि है राय फिथोरा है और दूसरा इसे दंग पुंगुल के नाम से जाना जाता है। दूसरा किस नाम से जानते हैं? दल पुंगुल के नाम से जाना जाता है। इनके सेनापति कौन से थे? बोहनवाल है। इनके सेनापति का नाम क्या था? बोहनवाल है। इनके अगर हम बात करते हैं केमास या कदमनास है, ठीक है, केमास की अगर हम बात करते हैं तो वो इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और हरिराज जी इनके क्या थे? भाई थे। हरिराज जी क्या थे? इनके भाई थे। इसके बाद हमने देखा था कि इन्होंने किस प्रकार अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। अपना क्षेत्र है उसको क्या आगे अजमेर से लेकर के उसके आसपास में जो था उनको क्या पराजित किया था और अपनी अधीनता स्वीकार की थी। अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। अपने चचेरे भाई क्या नागार्जुन को पराजित करते हैं, जो गुड़गांव में युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज के शासक है जयचंद गढ़वाल है। कन्नौज के शासक है, उनके अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। उस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए, उस क्षेत्र को अपने में मिलाने के लिए क्या है, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल से युद्ध करते हैं और वहां पर एक स्वयंवर की रचना करते हैं जिससे यह शिवंगिता को वहां से उठाकर ले आते हैं और उनसे क्या है, विवाह करते हैं। तो जयचंद गढ़वाल की पुत्री शिवंगिता से इन्होंने क्या है, विवाह किया था। इसके बाद गुजरात के भीम सेकंड को पराजित करते हैं। गुजरात के भीम सेकंड को इनके द्वारा क्या है, पराजित किया गया था। उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति को अपनाया था और आस पड़ोस में जो भी क्षेत्र है उनको किसी न किसी प्रकार के अधीनता स्वीकार करा रहे थे। इसके बाद हमने देखा था 1182 में यूपी में पिहोबा के युद्ध में परमर्दित ने चंदेल को पराजित किया था। एकमात्र चंदेल और चौहान के बीच में होने वाला रात्रिकालीन युद्ध था। रात्रिकालीन क्या है, युद्ध था। इसके बाद में भारत में किसकी होती है, आगमन होता है मोहम्मद गोरी का। भारत में आगमन हो जाता है मोहम्मद गोरी का है। तो मोहम्मद गोरी को देख करके भारत में खतरे के बादल मंडराते थे, जिससे पता चलता है कि मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम जो संप्रदाय है उसकी स्थापना करना चाहता था, यानी जो मुस्लिम वंश है उनको के आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय को पता चलता है कि भारत में क्या है, मोहम्मद गोरी का आगमन हो गया। भारत में क्या आता है, मोहम्मद गोरी का आगमन हो गया है। तो मोहम्मद गोरी का मूल उद्देश्य यही था कि वह अपने मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित करे। तो उसने आकर सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज, यूपी, बिहार इन क्षेत्रों में क्या मुस्लिम सत्ता स्थापित करना स्वीकार कर दी थी। इसके बाद में सर्वप्रथम जो भारत में अगर बात करते हैं, राजस्थान में जब एंट्री होती है तो अजमेर को हृदय कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो ये यहाँ पर भी क्या साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या हमला करता है। कौन? जो मोहम्मद गोरी है, ये यहाँ पर के हमला करता है। यहाँ के शासक थे भीम सेकंड या इन्हें मूलराज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ के शासक थे। इनकी सनिष्का थी, इनकी माँ नायिका देवी है। ये भी छोटी उम्र में शासक बन गए थे। तो जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं हो गई थी तब तक इनकी सनिष्का बनी थी इनकी माता जी है, जिनका नाम क्या है, नायिका देवी है। इनका नाम क्या है, नायिका देवी है। इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है,
मोहम्मद गोरी की क्या किसके साथ होती है, मुद्राज सेकंड या भीम सेकंड के साथ क्या प्रथम बार यहाँ पर राजस्थान में क्या युद्ध होता है, जिसे आबू का युद्ध या अहिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आबू का युद्ध है या अहिलवाड़ा का युद्ध है। इसमें गोरी की भारत में प्रथम बार पराजय, गोरी की क्या होती है, प्रथम बार पराजय होती है, यानी गोरी भारत में प्रथम बार हारता है। तो पूछ लिया जाए कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें गोरी की प्रथम बार हार होती है, तो गोरी की अगर हम बात करते हैं यह आता है, इसकी प्रथम बार हार होती है कौन सी, 1178 में जो युद्ध लड़ा गया था, जिसे अहिलवाड़ा का युद्ध या आबू का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम बार इसकी क्या है, हार होती है। और किसके साथ युद्ध लड़ा था, मुद्राज सेकंड या भीम सेकंड के साथ युद्ध था, उसमें लड़ा गया था। जिनकी माताजी क्या थी, जिनकी माताजी इनकी संस्का बनी थी, जिनका नाम क्या था, नायिका देवी है, नायिका देवी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1177 से लेकर 1192 तक शासक रहे थे पृथ्वीराज तृतीय। 1178 में आते ही क्या ये हार जाता है, गोरी की भारत में प्रथम बार हार होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गोरी क्या है, और क्षेत्र में भी क्या है युद्ध करे, एक क्षेत्र में हार गया तो वो क्या हाथ पर हाथ थोड़ी करके बैठा रहेगा, वो अन्य क्षेत्रों को अधीनता स्वीकार करे, अपने अधीन करेगा। तो उसने क्या है, बाद में जैसे ही समय बदलता गया तो वो क्या है, युद्ध भूमि से क्या है निकलता है, इसमें हार मिलने के बाद क्या यहाँ से निकल जाता है और फिर क्या है सेना को इकट्ठा करता है, फिर क्या है सेना को इकट्ठा करता है। और जो बठिंडा क्षेत्र है, कौन सा है, बठिंडा क्षेत्र है, पंजाब का एक क्षेत्र है बठिंडा है, उसके ऊपर क्या है अपना आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है, उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। इस क्षेत्र को अधीन करने के बाद ये वापस जब लौट रहा था तो पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय की सेना सामने से आती है, पृथ्वीराज तृतीय की सेना आती है तो ये हरियाणा के अंदर एक करनाल क्षेत्र है, हरियाणा के अंदर कौन सा आता है, करनाल क्षेत्र है, वहां पर इनके मध्य युद्ध होता है और इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1191 में युद्ध लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी था और सामने कौन से थे, पृथ्वीराज तृतीय और उनकी सेनाएं थी। तो किस क्षेत्र विशेष के लिए हुआ था, बठिंडा का एक क्षेत्र था, उसके ऊपर गोरी ने आधिपत्य कर लिया था, गोरी ने आधिपत्य कर लिया था और वापस जब लौट रहा था, वापस जब क्या है लौट रहे थे तो उस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं हरियाणा पड़ता है और हरियाणा में बीच में आता है करनाल, उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में क्या प्रथम युद्ध होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, मोहम्मद गोरी क्या है हार जाता है, उसके सेनापतियों ने गोरी को क्या वहां से निकाल करके ले गए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। इस युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के प्रथम युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। तो इसके जो सेनापति थे, मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, वो इसको क्या है यहाँ से निकाल कर ले जाते, यहाँ से मोहम्मद गोरी को निकाल कर ले गए थे सुरक्षित स्थान पर गजनी की तरफ क्या ले जाते हैं, वहां को क्या सुरक्षित रखते हैं। बाद में जो मोहम्मद गोरी है ये क्या लंबे समय तक सोचता है, ये उसकी हार थी, ये उसका क्या बहुत ही बड़ा नुकसान था, ये इसको सोच करके बार बार सोच रहा था मैं क्या इस हार का बदला किस प्रकार, मैं इस हार का बदला किस प्रकार दूं। जैसे ही वह थोड़ा सा ठीक होता है उसने फिर सेना इकट्ठा करना स्टार्ट किया, सेना इकट्ठा करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे के अपनी सेना में विस्तार किया। लेकिन जो कहते हैं पृथ्वीराज जो तृतीय है, कई कवि कहते हैं, कई लेखक कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय की ये बहुत ही अच्छी उदारता थी कि उन्होंने क्या मोहम्मद गोरी को पीछे से भागकर उनके ऊपर हमला नहीं किया, उसे जाने दिया। कई कहते हैं कि ये उनके द्वारा लिया गया बहुत ही गलत निर्णय था, मोहम्मद गोरी को भागने के बाद उनका पीछा न करना पृथ्वीराज तृतीय के लिए बहुत बड़ी भूल था। क्यों, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी वहां से भाग जाता है तो एक वर्ष तक लगातार वह वहां के सेना इकट्ठा कर रहा, लगातार एक वर्ष तक वहां पर सेना इकट्ठा करता है और जब उसके सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल परिपूर्ण हो जाते हैं, तो फिर यह दोबारा आता है, फिर यह दोबारा आता है 1192 में। 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य दोबारा युद्ध लड़ा गया था, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध उसी स्थल पर मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया था जिस स्थल पर इसे हारकर वहां से भगाया गया था, यानी वही करनाल का क्षेत्र था। उसी भूमि पर वह वापिस आता है और क्या है ललकारता है, पृथ्वीराज तृतीय को ललकारता है कि युद्ध भूमि में आओ। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी था वो क्या है उसे पृथ्वीराज तृतीय को ललकारता है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय क्या सोच रहा था कि हार कर गया है, ये क्या है हार कर गया है तो अपनी दीनता स्वीकार करेगा, क्योंकि इसके पास वही सेना है, वही शस्त्र है,
तो उसने मोहम्मद गोरी के बारे में मोहम्मद गोरी को लिखा और उसमें क्या समाचार भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सीधी मुलाकात हमारी कहाँ पर होगी, उसी युद्ध भूमि में होगी। तो मोहम्मद गोरी इनकी अधीनता पृथ्वीराज तृतीय की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम तो युद्ध भूमि में लड़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय फिर से दोबारा जो त्राइन का युद्ध है, त्राइन की जो भूमि है करनाल के अंदर है, वहीं पर ये आमने सामने फिर हुए थे, दोबारा हुए थे। इस बार जो मोहम्मद गोरी की सेना थी वो बहुत ज्यादा थी, संख्या बल में ज्यादा थी और उनके पास शस्त्र बल भी क्या है, ज्यादा था। मोहम्मद गोरी अपने शस्त्र और सेना बल के आधार पर क्या इनसे सुदृढ़ था, पृथ्वीराज तृतीय से क्या सुदृढ़ था, मजबूत था। पृथ्वीराज जो तृतीय है उसने सोचा वही सेना होगी और उसी प्रकार को, तो वही अपने साथियों के साथ कहे उतने सैनिकों को लेकर कहे पृथ्वीराज तृतीय युद्ध भूमि में पहुंच जाते। मोहम्मद गोरी की सेना ने थोड़ी दूरी पर क्या डेरा डाला हुआ था। जैसे ही ये युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में क्या दैनिक जो दिनचर्या होती है उसको करने के लिए इधर उधर गए थे, ठीक है, सारी सेना इधर उधर बिखरी हुई थी। उसी समय जो मोहम्मद गोरी है उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया, उसकी सेना ने क्या है पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर आक्रमण कर दिया। जल्दी से किसी को समझ में नहीं है क्या हो रहा है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति किसी सामान्य स्थिति में बैठे हो या कहीं पर हो तो समझ में नहीं आता क्या घटना घटित होगी। तो सामान्य थे ये, इन्होंने कोई ना युद्ध का समय था, बाद में होगा युद्ध, लेकिन जैसे ही आक्रमण किया बिल्कुल समझ में नहीं आया। सारी सेना बिखरी हुई थी, इधर उधर थी, कोई इकट्ठे नहीं थे, अस्तर कहीं पड़े थे, खुद कहीं घूम रहे थे। तो इस प्रकार क्या है सेना घबरा गई और इधर उधर क्या भागने लगी और भागते हुए क्या मोहम्मद गोरी की सेना ने क्या इन जो वीर सैनिक थे इनको मार गिराया। पृथ्वीराज तृतीय भी वही थे। पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं कि घोड़ा मिला, उस घोड़े पर बैठ करके पृथ्वीराज तृतीय भी भागने लगे, घायल हो गए थे। घायल होने के बाद भी क्या पृथ्वीराज तृतीय के वहां से भागने लगे और भागते भागते कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने क्या है तीर चलाया, उनके ऊपर आक्रमण किया और हरियाणा का एक क्षेत्र पड़ता है सिरसा है, वहां पर जो पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कई जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। पृथ्वीराज राष्ट्र उन प्रकार के जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि ऐसे में क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी क्या है मृत्यु नहीं होती है, वो जीवित होते हैं और उनको जो मोहम्मद गोरी है उनके द्वारा जीवित बंदी बनाया जाता है। उनको क्या है जीवित बंदी बनाया गया था और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। मोहम्मद गोरी क्या है पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ ले जाते हैं और काबुल है वहां पर क्या उस क्षेत्र में वहां पर क्या उनको रखते हैं, बंदी बनाकर क्या है रखते हैं। तो वहां पर क्या बंदी बनाकर जब रखा जाता है तो उन्हें उनके एक चंद्रप्रदायी मित्र, उनके क्या चंद्रप्रदायी थे, उसके दरबार में रहते थे। उनके दरबार में रहने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम क्या है चंद्रप्रदायी है और उनका ग्रंथ क्या है पृथ्वीराज रासुभ है। पृथ्वीराज रासुभ है। इसमें जो अगर हम बात करते हैं जो तराइन का युद्ध है उसके बारे में सारा वर्णन किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा देखा गया तो उन्होंने क्या सारा वर्णन किया था। तराइन के युद्ध के बारे में लिखा जाता है। तो चंद्रप्रदायी है, चंद्रप्रदायी को जैसे ही पता चलता है कि हमारे मित्र हैं उनको क्या है बंदी बना लिया, उनको क्या है बंदी बना लिया गया है और उन्हें क्या है मोहम्मद गोरी ने अपने अधीन में वहां पर रखा है। तो ये उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ये उनसे मिलने के लिए जाते हैं। साधारण तो मिल नहीं सकते, साधारण तो ये उनसे मिल नहीं सकते। तो इन्होंने क्या है भगवान वेश धारण किया था, साधु का वेश धारण करते हैं और वहां पर क्या है पहुंच जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय से मिलने के लिए। जैसे ही कहा जाता है कि मैं पृथ्वीराज तृतीय से मिलना चाहता हूँ तो ये कहते हैं कि क्या तुम पृथ्वीराज तृतीय के अंदर वो भाव पैदा कर सकते हो जो वह वाकई में दिखते थे, क्यों कमजोर हो गए हैं। तो उन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय से कहा था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय से कहा था कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो। तो पृथ्वीराज तृतीय ने कहा नहीं, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गोरी ने कहा कि तुम मेरी तरफ आंखें निकाल कर ऐसे मत देखो, तुम अपनी आंखें झुका दो, तो पृथ्वीराज तृतीय ने क्या मना कर दिया था, मैं आंखें नहीं झुकाऊंगा। तो उनकी क्या दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, दोनों आंखें क्या है फोड़ दी गई थी। तो ये बहुत ही कमजोर हो गए थे, पृथ्वीराज जो तृतीय है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और उन्हें क्या है एक जो जहां पर स्थान था जेल टाइप था वहां पर क्या उनको रखा जाता है। तो उनको मिलने के लिए चंद्रप्रदायी जब पहुंचते हैं तो वो कौन से आते हैं, एक जो साधु का वेश करते हैं, भगवान धारण कर करके वहां पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि क्या तुम उनमें वो जो उनका वीर सैनिक रूप जो है वो क्या उसमें उत्पन्न कर पाओगे, तुम उनमें उस प्रकार की जो एकाग्रता जागृत कर पाओगे। तो उन्होंने कहा था हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि जो ये है जो पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय की अगर हम बात करते हैं तो वो बाण चलाते हैं। पृथ्वीराज
तृतीय है वो बाण चलाते हैं, और बाण किसका है, उनकी अगर बात करते हैं तो मुंह से बोल रूपी बाण चलाते हैं। वो किसके हैं, बोल रूपी बाण चलाते हैं। चंद्रप्रदाई जब उनके दरबार में रहते थे तो वो बोल बोलते थे, और पृथ्वीराज तृतीय उनको क्या है, पकड़ा करते थे, उनको समझा करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि शब्द वेदी बाण है, शब्द वेदी बाण है। चंद्रप्रदाई कहते हैं यदि मेरे द्वारा शब्द वेदी बाण चलाएगी तो पृथ्वीराज तृतीय उनको पकड़ेंगे, और क्या मेरे अनुसार जहां तक मेरा मानना है पृथ्वीराज तृतीय के एकाग्र होंगे और उससे क्या सुदृढ़ होंगे। तो चंद्रप्रदाई का ठीक है, आप उनके सामने जाएं। चंद्रप्रदाई वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने क्या है, शब्द वेदी बाण चलाए थे। सामने पृथ्वीराज तृतीय, सामने पृथ्वीराज तृतीय थे, इधर अपने चंद्रप्रदाई थे। ये इस आपने फिल्म देखी होगी, पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं, फिल्म आई थी तो उनमें क्या है, यहाँ पर ये बैठे थे, मोहम्मद गोरी बैठे थे। यहाँ पर क्या है, मोहम्मद गोरी बैठे थे, इधर क्या है, पृथ्वीराज तृतीय को लाया जाता है। आंखें उनकी क्या फोड़ी गई थी और दोनों हाथ पीछे की तरफ थे, बांधे गए थे, यहाँ पर लाया जाता है। और ये खाली, ये क्षेत्र क्या था, खाली था, और इस क्षेत्र में चंद्रप्रदाई आते हैं, चंद्रप्रदाई को लाया जाता है। तो चंद्रप्रदाई ने क्या है, एक दोहा बोला था, चंद्रप्रदाई ने क्या है, एक दोहा बोला था कि 4 बांस 24 गज। जैसे ही चंद्रप्रदाई बोल रूपी बोलते हैं तो पृथ्वीराज तृतीय समझ जाते हैं कि ये मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, और मुझे शब्द वेदी बाण के माध्यम से कुछ बताना चाहता है, मुझे कुछ समझाना चाहता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसके आसपास के लोग उसे अच्छी भली बातें जानते हैं। जैसे मेरा या आपका कोई मित्र है, हम मेरा या आपका मित्र, हम साथ साथ रहते हैं, लंबे समय बाद यदि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक समय बाद जब भी हम मिलते हैं तो उसके शब्द से पहचान जाते हैं। वो उधर मुंह करके बैठा होगा और दूसरा व्यक्ति उधर बैठा होगा, जैसे ही वह बोलेगा उन शब्दों से क्या दूसरे को पहचान लिया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वीराज तृतीय थी, वहां पर थी, उनकी आंखें नहीं थी, जैसे ही ये शब्द बोलते हैं चंद्रप्रदाई, 4 बांस 24 गज है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण। ये क्या है, एक दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अगुल अष्ट परमाण, यानी 4 बांस है, 4 बांस है, 24 गज है, अगुल अष्ट परमाण है, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान है, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। ये क्या समझाना चाह रहा है कि 4 बांस 24 गज है, कि 4 बांस और 24 गज जितना ऊंचाई, 4 बांस 24 गज जितनी क्या है ऊंचाई है, कि चार बांसों की लंबाई होती है और 4 गज होते हैं, उतनी क्या है लंबाई है। अगुल अष्ट परमाण है, उंगलों से मापे तो अष्ट परमाण की तरफ क्या ऊपर की तरफ बैठा है। कौन, ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो साइड में है वो मोहम्मद गोरी बैठा है। 4 बांस 24 गज अगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान है, उसके ऊपर क्या है चौहान बैठा है, यानी 4 बांस ये है और यहाँ पर क्या सुल्तान बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पृथ्वीराज तृतीय को यहाँ पर लाया गया था, तो उन्होंने क्या है तीर निकाला, इसके बाद हाथ में क्या भाला था, यहाँ पर क्या भाला था, इधर क्या शेर छोड़ दिए जाते हैं इनके आसपास है, तो इनके हाथ में क्या बाला था, ये बाला फेंकते हैं और जैसे ही वह दोहा पूर्ण होता है मोहम्मद गोरी के कलेजे के आर पार हो जाता है और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। यहाँ पर क्या होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार चंद्रप्रदाई के माध्यम से मोहम्मद गोरी की क्या है एक बाण रूपी वेद से मृत्यु करते हैं। वो कौन है, पृथ्वीराज तृतीय है। वो कौन से थे, पृथ्वीराज तृतीय है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चंद्रप्रदाई ने जो मोहम्मद गोरी चंद्रप्रदाई की बात करते हैं, पृथ्वीराज को तलवार से उनकी गर्दन काट देती और स्वयं भी क्या है वहां मर जाते हैं, स्वयं भी क्या आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी का आमना सामना होता है। तो इसमें सर्वप्रथम पहला लिखेंगे चौहान वंश के अगले शासक थे अपने पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक, 1177 से 1192 ईस्वी तक। बहुत ही छोटी उम्र में शासक बन जाते हैं, इसलिए इनके संस्करण की मां को बनाया जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन होता है और मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम आने के बाद 1178 में अजमेर के आसपास का क्षेत्र था वहां पर आक्रमण करता है और मुद्राज सेकंड या इसे भीम सेकंड भी कहा जाता है, मुद्राज सेकंड या भीम सेकंड से मोहम्मद गोरी 1178 में मोहम्मद गोरी अहिलवाड़ा या आबू का
युद्ध है उसमें प्रथम बार हारता है। तो 1178 में अजमेर के आसपास के क्षेत्र शासक कौन से थे? मुगलराज सेकंड है, वो मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराते हैं और ये भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी। इस हार के बाद मोहम्मद गोरी है वो बठिंडा का क्षेत्र है वहां पर के कब्जा करता है, वहां पर जाते हैं और उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। जैसे ही यह सेना वापस आ रही थी तो 1191 में करनाल हरियाणा का एक क्षेत्र है वहां पर युद्ध लड़ा जाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध है। कहां पर लड़ा गया था? हरियाणा है, हरियाणा का क्षेत्र कौन सा था? करनाल थे, वहां पर यह युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में क्या है? गोरी हारा था। गोरी क्या है? हार गया था। मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में क्या है? हार हो जाती है। जैसे ही इनकी हार होती है तो मोहम्मद गोरी युद्ध मैदान को छोड़ करके वहां से भाग जाता है और इस युद्ध के बाद में क्या है? गोरी जो है अपनी सेना और शस्त्र बल में विस्तार करता है। फिर एक साल बाद गोरी जो है 1192 में वापिस आता है। 1192 ईस्वी में फिर दोबारा गोरी आता है और गोरी क्या कहता है कि इस जो पृथ्वीराज तृतीय है उन्हें कहते हैं कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो पृथ्वीराज तृतीय क्या कहते हैं कि नहीं, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो गोरी कहते हैं हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसा है, दोनों नहीं माने थे तो उन्होंने कहा चलो युद्ध के मैदान में देखते हैं। युद्ध के मैदान में देखा जाएगा, जो होगा उसमें युद्ध के मैदान में निर्णय होगा। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ये भी हरियाणा का सेम क्षेत्र है, वही हरियाणा में लड़ा गया था। हरियाणा का सेम क्षेत्र यानी जहां से गोरी हारकर भागा था उसी युद्ध मैदान में वापस आता है और यहीं पर 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गए। पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या हार जाता है? तृतीय हार गया था। क्यों? सेना को पता ही ना था, इधर उधर बिखरी हुई थी, सेना को पता ही नहीं था। एक बार एकदम से आक्रमण कर देते हैं तो सैनिक घबरा जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की स्वयं को भागना पड़ा था। तो ये क्या है? पृथ्वीराज तृतीय की क्या हार हो जाती है। इसमें क्या है? हार हो जाती है। इसके बाद में पृथ्वीराज, अगर हम बात करते हैं, चंद्रप्रदाय के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज रासो है, जिसका ग्रंथ किसका है? ये हमारा चंद्रप्रदाय का है। उनके द्वारा बताया गया है कि इनको क्या बंदी बनाया गया था और यहाँ से क्या ले जाया जाता है। लेकिन वैसे कई किताबों में लिखा गया कि इनकी सिरसा हरियाणा में इनको क्या मार दिया जाता है। तो यहाँ को क्या है? हार गया था, बंदी बना करके है अंधा किया गया था, इनको बंदी बनाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। हारने के बाद इन्हें बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाया था और इनको क्या है? बंदी बनाकर अंधा किया जाता है। बंदी बनाया था, अंधा किया था और काबू ले गए। बंदी बनाकर पृथ्वीराज तृतीय को अंधा कर दिया जाता है और इनको वहां से कहां ले जाया जाता है? काबुल की तरफ ले गए थे। काबुल में इनको क्या है? ले जाया जाता है। और इनकी अगर हम बात करते हैं, काबुल की तरफ ले जाते हैं और बाद में क्या है? गजनी अफगानिस्तान में क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? चंद्रप्रदाय के द्वारा वहां दुआ बोला था और उसके बाद में इनकी जगह मृत्यु हो जाती है। वो कहां होती है? गजनी अफगानिस्तान में इनकी क्या समाधि बनी हुई है। गजनी अफगानिस्तान में क्या इनकी समाधि बनी हुई है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है। तो जब इस क्षेत्र में गोरी है, इस क्षेत्र में क्या है? गोरी है, उसने अपनी जो क्या है आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो गोरी क्या है? इस क्षेत्र को किसको सौंप कर क्या है? गोरी का शासन था। मोहम्मद गोरी के बाद में और भी सत्ता में थे, तो गोरी ने यहाँ की शासन सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। कौन से थे? गोरी ने, अगर हम बात करते हैं, कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या सौंपते हैं? तो 1191 है, 1192 में युद्ध लड़े थे। 1192 से लेकर 1194 तक है। 1192 से लेकर 1194 तक अजमेर का कार्यभार किसने सौंपा था? इनके बेटे हैं गोविंदराज ने। 1192 से 1194 ईस्वी तक जो अजमेर का कार्यभार है वो किसको सौंपा था? गोविंदराज को। गोविंदराज को 1192 से लेकर 1194 तक यहाँ का शासन सत्ता सौंपी। गोविंदराज को सौंपा गया था। गोविंदराज ने चौहान वंश को आगे बढ़ाया था। लेकिन इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है? यहाँ का कार्यभार सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कार्यभार सौंप देते हैं। तो गोविंदराज यहाँ से फ्री हो गए।
गोविंदराज यहाँ से निकलता है और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। अगला पढ़ेंगे हम, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। तो ये कौन है? पृथ्वीराज का पुत्र है। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र की अगर बात करते हैं, गोविंदराज है, उनके द्वारा 1192 से 1194 तक अजमेर का कार्यभार संभाला गया था। तो इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कला साहित्य विभाग की स्थापना की गई थी। एक आता है कि कला से ये क्या है, ज्यादा संबंध रखते थे, तो अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पृथ्वीराज तृतीय की है। तो उनके दरबार में कौन कौन रहते थे और उनके द्वारा कौन कौन सी जो निर्माण है वो किए गए, इनके बारे में देखते हैं। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की गई। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। अजमेर में अगर हम बात करते हैं, कला साहित्य विभाग जो बना हुआ है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा की गई है और इसका अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, पद्मनाभ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके दरबार में, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते? तो पहला तो हमने देखा था चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज रासो है। इनके दरबार में विद्वान कौन कौन से रहते थे? चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज रासो है, जिनके द्वारा जो बाण रूपी भेद रूपी बाण चलाए गए थे, जिसके माध्यम से क्या पृथ्वीराज तृतीय ने के मोहम्मद गोली को मारा था। एक आता है नागेश्वर है, ये कौन से आते हैं? नागेश्वर है। एक आता है जानक भट्ट है, जिनकी रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय है। पीछे पढ़कर आए थे चंद्रबरदाई के तो पृथ्वीराज रासो है, और अगर बात करते हैं जानक भट्ट, जिनकी रचना पृथ्वीराज विजय की है। ठीक है, जानक भट्ट है, पृथ्वीराज विजय है, नागेश्वर है, कौन से आते हैं? नागेश्वर है। जानक भट्ट की अगर बात करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय है। जानक भट्ट की अगर बात करते हैं तो इनकी रचना कौन सी आती है? पृथ्वीराज विजय है। जानक भट्ट ने पृथ्वीराज, अगर बात करते हैं जानक भट्ट ग्रंथ कौन सा आता है? पृथ्वीराज विजय है। इसमें क्या है? त्रायण के युद्ध के बारे में इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में इनके बारे में डिटेल से चर्चा की है। इनके बारे में क्या डिटेल से चर्चा की है। जनार्दन है, तो ये इनके दरबार में रहते थे। ये इनके दरबार में क्या विद्वान रहते थे। जैसे हमने देखा शासक सत्ता है अपने दिन में क्या विद्वान रखते हैं, जो अपने समय समय पर गजलें इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, जानक भट्ट है, इन्होंने त्रायण के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। पूर्ण रूप से त्रायण के युद्ध का वर्णन हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है? इनके ग्रंथ की अगर बात करते हैं, चंद्रबरदाई है, और इसका ग्रंथ कौन सा आता है? पृथ्वीराज रासो है। इसमें परिपूर्ण रूप से त्रायण के युद्ध के बारे में क्या वर्णन किया गया है? त्रायण के युद्ध के बारे में क्या वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज तृतीय जब शासक हुए थे तो उनके काल में ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती के भारत आते हैं। अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की है, वो किसके काल में भारत में आते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय के काल में क्या है? भारत में आते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती, पृथ्वीराज ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। जो अजमेर में अभी जो बनी हुई है दरगाह है, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो किस समय भारत में आते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय के काल में क्या ये भारत में आते हैं। जब पृथ्वीराज तृतीय शासन सत्ता में थे तब ये भारत में आते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, 3 रानियां थी। पृथ्वीराज तृतीय की रानियां कितनी थी? 3 थी। एक तो हमने देखा था श्योगिता है, जो अगर हम बात करते हैं जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। अगर हम बात करते हैं कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन सी थी? श्योगिता है। एक इच्छिनी थी, एक का नाम क्या था? इच्छिनी है। पहला कौन सा आता है? श्योगिता। इन पत्नियां श्योगिता है, दूसरी कौन सी आती है? इच्छिनी है। पहली तो श्योगिता है, जो कनौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। कनौज में शासन सत्ता स्थापित करने के लिए वहां पर क्या है ये युद्ध लड़ा, और युद्ध में क्या स्वयंवर के माध्यम से इसको जीतकर लाया था। दूसरी आती इच्छिनी है, शिरोई के सलक परमार की पुत्री है। शिरोई के कौन सा आता है? सलक
परमार है, इनकी पुत्री है जिनका नाम क्या है, इच्छिनी है। और इनके द्वारा एक रानी और थी, इनकी क्या है, एक रानी और थी जिसका नाम क्या आता है, पद्मावती है। कौन सा आता है, पद्मावती है, पद्मावती। पद्मिनी अलग है, पद्मावती अलग है। तो पृथ्वीराज तृतीय की 3 रानियां थी, शोभिता है, इच्छिनी है और कौन सा आता है, पद्मावती है। ठीक है, शोभिता है, इच्छिनी है और कौन सी आती है, पद्मावती है। इनकी अगर बात करते हैं, ये जो गढ़वती की पुत्री थी, समुद्रशेखर गढ़वती की क्या है, पुत्री है। तो इस प्रकार के पृथ्वीराज जो तृतीय है उसने अपना शासन सत्ता सरकारी और अंतिम में इनकी क्या है, समाधि जो है, इन अंतिम में क्या, अंतिम समय में इनकी समाधि की अगर बात करते हैं तो गजनी में, अफगानिस्तान में इनकी क्या समाधि बनाई हुई है। तो ये हमारा क्या है, अजमेर का चौहान वंश कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ेंगे। तो हमने इसमें कौन कौन सा देखा था, सर्वप्रथम तो हमने देखा था वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी, वासुदेव को आदि पुरुष कहा जाता है। इसके बाद अजमेर में आते हैं, अजमेर के चौहान वंश की स्थापना करने वाले अजराज थे, उनके द्वारा बसाया जाता है अजमेर और बनाया जाता है राजधानी। उसके बाद में 1133 में कौन आते हैं, अपने अनुराग जी, उनके द्वारा क्या बढ़ाया जाता है। 1158 में कौन से आते हैं, भृगुराज चतुर्थ या विष्णुदेव कहा जाता है, उनके बारे में कार्य किया जाता है। 1152 से 58 के विद्य है। इसके बाद अगले सुमेश्वर आते हैं, अगले कौन शासक आते हैं, सुमेश्वर आते हैं, 1177 में आए हैं। इनके बाद 1177 में उनकी 1158 से 77 में आए थे। 1177 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में अगले शासक आता है 1177 से लेकर अगले शासक आए थे 92 में, कौन से आते हैं, अपने पृथ्वीराज तृतीय है और ये इसका कार्यभार संभालते हैं। ये अंतिम प्रतापी शासक थे, चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक कौन है, वो अपने कौन से, पृथ्वीराज तृतीय है। इनकी बाद में क्या मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनका बेटा बनता है गोविंदराज से, 1192 से 94 में इन्होंने यहाँ का कार्यभार सौंपा था। 1194 तक यहाँ शासक रहते हैं, लेकिन बाद में इनको पद से हटा दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से शासन सत्ता में हटाने के बाद 1194 में ये कहाँ पहुँचते हैं, रणथंभौर में, और वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं, जिसके बारे में हम क्या है अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।